वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। हमारी एक खास पेशकश बजट को लेकर है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं आपसे जानना कि बताइए क्या है उम्मीदें बजट। अच्छा, वो भी बाद में बताइए, पहले तो ये बताइए तेजी मंदी जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने बिजनेस का जो नाम रखा है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या वजह है और कैसे ये नाम रखा है सर? Anil ji, thank you so much for having me on the show. I'm very excited to sort of talk to everyone. जी। तो जो तेजी मंदी है, तो जो जो जैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं बुल एंड बेयर, तो हिंदी में जो मार्केट का जो की जो टर्मिनोलॉजी उसको अपन जैसे तेजी बोलते हैं और मंदी बोलते हैं। हम्म। तो ये दो मार्केट के दो पहलू हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने, और क्योंकि हमारा एक एडवाइजरी ब्रांड है, तो मार्केट में हमेशा हमें इस मतलब इस चीज की कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए कि तेजी भी है लेकिन मंदी भी हो सकती है, और जब मंदी है तब तेजी भी हो सकती है। तो ये डुअलिटी को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमने नाम रखा था। हम्म। और हम लोग एक्चुअली एक एडवाइजरी ऐप है जिसके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे एडवाइजरी पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। और जैसे जो 50 लाख एंड अबव के जैसे जो लोग हैं, उनको उनके पास टिपिकली पीएमएस या मैनेज पोर्टफोलियोज की सर्विसेज होती हैं। बट जो बिलो 50 लाख हैं उनके लिए एडवाइजरी पोर्टफोलियोज या मैनेज पोर्टफोलियोज टिपिकली नहीं मिलती। तो हम उस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, तो अब ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। आपने ऐप बना रखी है, उसका नाम तेजी मंदी है, और उसके बेसिस पे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। तो ये जो आपने पढ़ाई की वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, बैचलर्स इन अप्लाइड साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, इसका बड़ा काम इस्तेमाल होता है इसमें? जी बिल्कुल, कि मैंने एक्चुअली अंडर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया था, और मैंने एमबीए लंदन से किया था। तो दोनों का एक्चुअली काफी इस्तेमाल होता है हम्म। इसमें, क्योंकि इसमें एक तो मतलब जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और दूसरे साइड पे जो फंड मैनेजमेंट साइड है, तो दोनों का नॉलेज होना चाहिए। तो वाह, दोनों वंडरफुल। तरीके से काम है। बिल्कुल। अच्छा, अब वैभव जी बताइए, सबसे पहले इस बजट से बाजार को क्या चाहिए? तो मेरे ख्याल से इस बार जो बजट रहेगा उसमें फोकस इन्वेस्टमेंट साइड की तरफ ज्यादा रहेगा। तो जैसे इन्वेस्ट केपेक्स साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल के तीन भाग हैं। एक तो गवर्नमेंट केपेक्स, फिर कॉर्पोरेट केपेक्स, और फिर हाउस होल्ड केपेक्स। तो गवर्नमेंट केपेक्स मेरे ख्याल से फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेसिफिकली वाटर, रोड और रेल सेगमेंट्स में, जो अब तक की अपन ने देखा हुआ है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस जारी रहेगा। प्राइवेट केपेक्स मेरे ख्याल से जो ऑलमोस्ट 10-15 साल से जो काफी ठंडा पड़ा हुआ है, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्टिमुलेट करना चाहेगी थ्रू वेरियस मेजर्स लाइक पीएलआई स्कीम्स हो गए, या अलग अलग सेक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स जैसे देना। और फिर जो हाउस होल्ड केपेक्स है वो प्राइमरली होता है जैसे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एक थोड़ा गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट गवर्नमेंट लेकर रहेगी। और बाकी बचता है डिमांड साइड। मेरे ख्याल से डिमांड साइड को डायरेक्टली स्टिमुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से जैसे इस बार जो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, पहले 9 महीनों में, जैसे दिसंबर तक का डेटा देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 9.5 लाख करोड़ का है, विच इज 60% हायर देन लास्ट ईयर। And GST is about 10.5 lakh crores, which is about 40% higher than last year. So this could be the first budget where जो deficit target है, we might actually not hit that deficit target. We might be much better than that. तो मेरे ख्याल से government will keep focusing on reviving the economy. तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बजट में इस बार ग्रोथ पर, इन्वेस्टमेंट पर ये रहेगा फोकस। इस साल के लिए आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ बाजार के लिए, क्योंकि साल के अंत में 2021 में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा, वापस 2022 की शुरुआत भी ऐसी होती दिख रही है। क्या व्यू बन रहा है सर आपका मार्केट पर? ये मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर मतलब काफी हमें हेडलाइन सुनाई दे रही है कि फेड का इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। और ऐसे थोड़े ग्लोबल मैक्रोज हैं, जो ग्लोबल न्यूज है, जिसकी वजह से मार्केट चौपी रह सकता है। पर मेरा ये मानना है कि अब हम लोग एक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपसाइकिल में हैं। और मैं उसका आपको कारण समझाता हूँ। तीन चीज है इंडिया में, जो तीन तीन लॉन्ग टर्म साइकिल है। एक तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट वाला साइकिल, वो 7 या 8 साल के बाद डीमोनेटाइजेशन, रेरा, इस टाइप के शॉक्स के बाद काफी वो अभी एक थोड़ा उसमें रिकवरी दिखाई दे रही है।
फिर आपका जो कॉर्पोरेट जो बैंकिंग का एनपीएल साइकिल है वो भी काफी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि अभी पिछले 1-2 सालों में बैंक्स की बैलेंस शीट्स काफी इम्प्रूव हुई हैं। और तीसरा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। पिछले 10 सालों में करीब मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ खाली 3 या 4% रही है। वो अभी 15 से 20% होनी चाहिए। तो उसकी वजह से ये जो तीन बड़े साइकिल्स है, लॉन्ग टर्म साइकिल्स, ये एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें मार्केट को भी इसी का ट्रैजेक्टरी फॉलो करना चाहिए अगले 6-7 सालों के लिए। तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग है। पर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी सी ये जो नॉइजेस हैं ग्लोबल मैक्रोस की, वो थोड़ी मार्केट को चौपी रख सकती है। बट लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग है तो हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। वैभव जी, आपकी उम्र तो कितनी, 30-32 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं? 33 के आसपास है। 33 के आसपास। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं, क्या न्यू एज बिजनेसेस, ई कॉमर्स कंपनियां, एसेट लाइट कंपनियां, ये आपको ज़्यादा पसंद आती है, या वो ट्रेडिशनल पुराने वैल्यू स्टॉक्स, ब्रिक एंड मोटार वाले, जहाँ प्लांट मशीनरी लैंड ये सब दिखता है, कहाँ ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहता है? मेरे ख्याल से जो जो न्यू एज बिजनेस मॉडल्स हैं इंडिया में, उनका अगर आप एटलीस्ट जो लिस्टेड स्पेस में जो हैं उनका अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो मतलब एटलीस्ट मुझे तो वैल्यूएशन इतना समझ में नहीं आता है। बिकॉज अगर आप FY 29 की भी अर्निंग्स लें या FY 30 की भी अर्निंग्स लें तो उसी हिसाब से भी वो काफी मतलब ऑलरेडी प्राइस्ड इन हैं। वेराज जो काफी सारी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनमें अभी भी वैल्यू मुझे दिखती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। और इसलिए मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल अभी जो टिपिकल आप वैल्यू स्टॉक्स बोलते हैं या जो थोड़े पुराने बिजनेसेस हैं वो अ, अभी मेरे को लगता है वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। परफेक्ट। ये बताइए कि क्या यहाँ से अगर इस साल के लिए और अगले 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, कौन सी बेहतरीन थीम हो सकती है? मेरे ख्याल से एक तो बैंकिंग मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है। बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो एक तो 6-7 साल का कंसोलिडेशन साइकिल है जहाँ पे एनपीएल साइकिल रिवर्स हो रही है, बैंक की बैलेंस शीट्स इंप्रूव हुई हैं। जो लार्ज बैंक्स हैं काफ़ी उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे जैसे उन एयूएम ग्रोथ होगा, जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो उनके फेवर में प्ले आउट करेगा, तो जो कॉस्ट टू इनकम है वो रिड्यूस होगा। और फिर जो जो निम्स हैं वो भी थोड़े से इम्प्रूव होंगे क्योंकि अभी एक्सेस लिक्विडिटी का टाइम है। तो इसलिए निम्स भी और बैंक्स की जैसे बुक्स हैं वो उसमें आप ज़्यादा देखेंगे तो मॉर्गेज और जो टिपिकली सेफ लेंडिंग है उसमें ज़्यादा उनका फोकस है। जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होती रहेगी तो और बैंक्स भी अलग अलग सेगमेंट्स में लैंड करेंगे तो निम्स भी बढ़ेंगे। और चौथी चीज़ है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है, जो अप्रैल में ऑलमोस्ट 5% हो गई थी विच वॉज अ डेकेडल लो, वो ऑलमोस्ट अभी दिसंबर में 9% के आसपास है। तो बैंकिंग में मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एवरी पैरामीटर आप देखेंगे तो काफ़ी उसमें रिस्क रिवॉर्ड इंटरेस्टिंग है और वैल्यूएशंस भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है। फिर दूसरा थीम मुझे लगता है कि एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने बोला था वो अभी काफ़ी सालों से टर्न अराउंड हो रहा है और उसमें मुझे लगता है कि जो दो तीन बड़े प्लेयर हैं उनका काफ़ी इसमें मतलब वो भी एक कंसोलिडेशन साइकिल से गुजरे हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और तीसरा मुझे लगता है आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 15 साल के बाद ऐसा साइकिल आया है जहाँ पे इस टाइप का डिमांड एनवायरनमेंट है। तो तो ये तीन सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छे हैं। ये है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के सारे मौके और थीम्स जो वैभव अग्रवाल को पसंद है। और मैंने आपको वैभव जी का इंट्रोडक्शन भी कराया कि उन्होंने अमेरिका से, लंदन से पढ़ाई की है, काफ़ी काम भी किया है क्रिसिल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड वगैरह में। और मैंने कहा एक इंट्रोडक्शन बाकी है जो मैं लास्ट में करूँगा, वो मैंने इसलिए रखा है कि क्या होता है कि वो आपको याद है जब फिल्मों में ऐसा हुआ कि अभिषेक बच्चन आए फिल्मों में तो उनकी कंपैरिजन होती थी अमिताभ बच्चन से, ऋषि कपूर आए तो उनकी कंपैरिजन होती थी राज कपूर से, सनी देओल आए तो लोग धर्मेंद्र से कंपेयर करते थे, संजय दत्त आए तो सुनील दत्त से करते थे। तो ऐसा आप कंपैरिजन ना करें जब शुरुआत में कोई अपना करियर शुरू करे। तो इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया। जो हमारे मार्केट के वेल्थ क्रिएशन के बिग बी है अमिताभ बच्चन जी ने, आप कह सकते हैं रामदेव अग्रवाल सर, वैभव जी उनके सुपुत्र हैं। तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन मैंने बाद में रखा, नहीं तो आप जज करना शुरू करते हैं रामदेव सर के साथ वैभव जी को। वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद,
आपने समय दिया और अपनी बहुत राय धन्यवाद हमारे अनंत देश में। जी। थैंक यू सर।